बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर ऑनलाइन लेक्चर्स में हम आगे बढ़ने लगे हैं। पेयर प्रोडक्शन अगला टॉपिक है। ये नाम पहले भी देखा हुआ है आपने, पिछले दो लेक्चर छोड़ के तीसरे पिछले लेक्चर में आपको याद होगा। और पिछले लेक्चर में भी शुरू में बात मैंने कर दी थी कि असल में फ़िलहाल हम एक वो जो मेन हेडिंग है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, अभी तक उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और शुरू में ही हमने 2-3 लेक्चर पहले बयान कर दिया था ये कि वो 3 डिफरेंट, आपको याद होगा, फिनोमेना होते हैं, 3 डिफरेंट तरीके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी फोटॉन्स के मादे से टकरा के वो क्या करते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं डिपेंडिंग मेनली ऑन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ये बात मैंने बार बार दोहराई है, पिछले लेक्चर में भी, उससे पीछे भी बात हुई थी। तो उनमें से तीसरा बच्चों ये था पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर पैदा होना, जोड़ा पैदा होना। इसकी डेफिनेशन अभी करते हैं। पहले मैं इस डायग्राम पे आता हूँ तो इसी से फिर इसकी डेफिनेशन बनेगी। बच्चों देखा गया कि जब कोई बहुत हाई एनर्जी वाला, एक्सरे से भी ज़्यादा हाई एनर्जी वाला, और वो होते हैं गैमा रेज, बहुत हाई एनर्जी वाले जब गैमा रे फोटोन किसी हैवी न्यूक्लियस से टकराएं या उसके बहुत करीब आ जाएं, उससे टकरा जाएं, तो वो जो फोटोन है, वो जो हाई एनर्जी वाला फोटोन किसी हैवी न्यूक्लियस से टकराया तो टक्कर मारने के बाद वो 2 पार्टिकल्स में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा बच्चों पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ये नया नाम आपने सीखा। पॉजिट्रॉन क्या है उसका अभी यहाँ पर हम थोड़ी देर बाद उसका ये तारफ़ भी कराते हैं कि क्या होता है पॉजिट्रॉन। फ़िलहाल ये डेफिनेशन यहाँ से मैंने जो बताई आपको, अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। पेयर प्रोडक्शन क्या है, कहता है व्हेन ए हाई एनर्जी फोटोन इज स्टॉप्ड बाई ए हैवी न्यूक्लियस, हाई एनर्जी वाला फोटोन किसी भारी न्यूक्लियस के ज़रिए रोका जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, वो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। सच ए फिनोमिनन इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। ये फिनोमिनन, ये अमल, ये मजहर कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। और फिर कहता है कि पेयर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरी हाई एनर्जी फोटोन सच एज गैमा रे फोटोन विद मैटर। तो ये एक्सरे से भी ज़्यादा एनर्जी वाले गैमा रे, हाई एक्सरे से भी ज़्यादा क्यों चाहिए, गैमा रे क्यों चाहिए ज़रूरी, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन अभी आगे आती हैं तो बात करते हैं। अच्छा, ये वाली डायग्राम भी समझ आ गई और बता दी, और उसी के मतलब ये डेफिनेशन है। और अगला पॉइंट जो है, अगली जो हेडिंग इसकी है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। पेयर प्रोडक्शन का दूसरा नाम है बच्चों मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसी फेनोमेनन को मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, जिसका भी तारफ़ थोड़ी देर बाद करवाते हैं, ये दोनों ही मटेरियल पार्टिकल्स हैं, मादी ज़र्रे हैं, इनकी कुछ ना कुछ रेस्ट मैस है। फोटोन मटेरियल पार्टिकल नहीं है, एनर्जी का ज़र्रा है, लाइट का ज़र्रा है। तो यहाँ इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, एक फोटोन था, गैमा रे फोटोन, जिसको हैवी न्यूक्लियस के ज़रिए रोका गया तो वो फ़ौरन 2 मैसिव या 2 मटेरियल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मटेरियल पार्टिकल हैं, जबकि ये एनर्जी का पार्टिकल था। इसीलिए कहा गया ये है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मादा बन गया, ये है पेयर प्रोडक्शन। तो क्या लिखता है, कहता है पेयर प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², ये वही आपकी जानी पहचानी एनर्जी यानी फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। E इज इक्वल टू mc² के मुताबिक एनर्जी मैस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये इक्वेशन बताती है। तो यहाँ फोटोन यानी लाइट का जो ज़र्रा था एनर्जी का, वो कन्वर्ट हो गया मैटर में यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। अच्छा, पॉजिट्रॉन क्या है, तो उसकी आगे बताया, उसकी तारफ़ दिया, उसकी डेफिनेशन। पॉजिट्रॉन बच्चों पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है। ऐसा पार्टिकल जिसकी मैस तो इलेक्ट्रॉन की मैस के बराबर है, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन ऑपोजिट है, यानी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव। अच्छा, तो फिर पॉजिट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कैसे डिफरेंट है? आपको पता प्रोटॉन का भी तो चार्ज उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन अभी मैंने बोला, क्या बोला, पॉजिट्रॉन की मैस भी इलेक्ट्रॉन की मैस के बराबर होती है, याद आया जी, अभी बताया। जबकि प्रोटॉन की तो मैस आपको पता है कुछ तकरीबन 1836-37 गुना ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की मैस से। तो ये फ़र्क है पॉजिट्रॉन का प्रोटॉन से। अब आप यूँ समझ लें, मैं एक फ़िक्रा बोलता हूँ, आप यूँ समझ लें कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल बच्चों होता है जिसका चार्ज प्रोटॉन वाला और मैस इलेक्ट्रॉन वाली। चलिए, ये एक और तरह मैंने तारफ़ दे दिया। इसको हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहलाता है। एंटी इलेक्ट्रॉन या एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, ये मुख्तलिफ नाम है इसके।
इलेक्ट्रॉन्स को मूविंग इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल ने, नेगेटिव बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। कहता है ए पॉजिट्रॉन इज ए पार्टिकल, एक जर्रा होता है, हैविंग मास एंड चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट द चार्ज बीइंग ऑफ ऑपोजिट नेचर, यानी पॉजिटिव होता है। ये भी बात बताई आपको। द पॉजिट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है। ये एंटी पार्टिकल या एंटी इलेक्ट्रॉन या एंटी पार्टिकल क्या होते हैं, ये थोड़ी सी बात हम यहाँ करेंगे। इसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इस जगह एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन, ये भी थोड़ी, ये आगे जाके बात करते हैं इसकी भी मज़ीद वजाहत थोड़ी सी। अच्छा, फ़िलहाल जो बात हुई उस पर आते हैं वापस। तो हमने पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन कर दी और अगली लाइन में बताया कि ये हाई एनर्जी वाले गामा रेज जो होते हैं वो करते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्यों गामा रेज ही क्यों, और हाई एनर्जी वाले कितनी एनर्जी वाले, वो भी बात मैथमेटिकली थोड़ी सी बात करते हैं। और फिर पेयर प्रोडक्शन को मैंने कहा कि मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये अगली हेडिंग है इस टॉपिक की, और पॉजिट्रॉन का तारफ हो गया। और अब अगली हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान बच्चों एनर्जी भी कंजर्व रही, मोमेंटम भी कंजर्व रहा। अच्छा, बाज़ार तो देखने में वैसे एनर्जी थी और वो कंजर्व नहीं रही, वो मैस बन गई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो भी मादे की ही एक किस्म है, मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। एनर्जी जो है वो मादे की सबसे ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म है। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ आपको, ये बात मैं थोड़ी सी ज़रा इसके बारे में हल्का सा पॉइंट यहाँ एक दिखाना चाह रहा हूँ। दो बातें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक तो आपकी सेकेंड ईयर की बुक है, ये सेकेंड ईयर की आपकी फ़िज़िक्स की, और फर्स्ट ईयर की भी एक बुक जो है आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है उससे बात दिखाना चाह रहा हूँ। ये 192 पेज है टेक्स्ट बुक का। डू यू नो लिखा हुआ है, कहता है लाइट इज़ इन शॉर्ट द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। असल में लाइट भी मादे की ही एक किस्म है, बहुत छनी हुई, बहुत बारीक हालत। एक तो ये आपने ये किसने कहा था, लुइस डी ब्रोगली साहब ने कहा था, जिनका अभी बाद में हम कहीं जिक्र आगे भी करने वाले हैं। अच्छा, एक तो ये फिक्र है कि लाइट जो है वो मादे की ही एक किस्म है। वो E=mc² में भी कुछ ऐसी ही बात कह लें कि एनर्जी और मैस आपस में असल में कन्वर्टेबल है। ये आपने सेकेंड ईयर की बुक में से एक फ़िक्रा पढ़ा, अभी साइड पे दिया हुआ डू यू नो। और बच्चों मैं इधर एक रेफरेंस देना चाह रहा हूँ, ये आपकी फ़िज़िक्स की मेरे पास फर्स्ट ईयर की बुक भी है। और इस फर्स्ट ईयर की बुक में बच्चों ये मेरे पास ये पेज नंबर 9 है, टेक्स्ट बुक है ये आपकी। ये कुछ लिखा हुआ है डू यू नो, शायद कभी देखा ही था आपने, याद होगा। कहता है मैस कैन बी थॉट ऑफ एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। गौर करें, अभी अभी सेकेंड ईयर की बुक में क्या देखा कि एनर्जी यानी लाइट जो है वो मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर है। अब क्या कह रहा है, मैटर या मैस जो है वो एनर्जी की ही फॉर्म है। इन फैक्ट दर हकीकत द मैस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो जो उधर अभी पढ़ा था सेकेंड ईयर वाले में, वो जो अभी दिखाया आपको लुइस डी ब्रोगली ने जो कहा था, उसने कहा था कि लाइट या एनर्जी जो है वो हाईली रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर है। और अब कहें जो मैस है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, बहुत ज़्यादा डेंस कर दिया, तो बन गई मैस। और फिर वो जो इसका भी जिक्र भी कर रहे हैं कि आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन E=mc² मीन्स, उसका मतलब है कि एनर्जी बराबर होती है मैस मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कहता है 1 किलोग्राम मैस हुई, तो वो पर यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, इसमें C की वैल्यू भी पुट करेंगे तो 9 × 10⁻⁹ जूल एनर्जी बनेगी। अच्छा, बात अब हो रही थी बाज़ार देखने में ये अलग अलग चीज़ें हैं, मैस और एनर्जी, लेकिन इंटर कन्वर्टेबल है। और यहाँ वो देखा तो है हमने, एनर्जी का मैस में कन्वर्ट होना, ये है प्रोसेस। अच्छा, बाहर इस प्रोसेस के दौरान बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अप्लाई हुआ है, और एक लिहाज से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी थी ये वो इन दोनों में कन्वर्ट हुई, एनर्जी का मैस में कन्वर्ट होना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही कह सकते हैं। क्योंकि मैस हमने अभी अभी बात की कि ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एनर्जी की ही मोस्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म है, तो ये भी एक बात यहाँ पर। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की भी, वो आगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की भी बात कर रहा है, वो अगली हेडिंग है, अभी बात करते हैं। कहता है पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दी इलेक्ट्रिक विसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस का जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर ही पेयर प्रोडक्शन होती है, यानी न्यूक्लियस के साथ टक्कर होती है फोटॉन की, तो फिर ये दो बनते हैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। विसिनिटी का मतलब कुर्बो जवार, आपको पता ही होगा, पड़ोस। तो ये जो पेयर प्रोडक्शन का अमल है ये हैवी न्यूक्लियस के पड़ोस में होता है। क्यों? यहाँ ही क्यों? क्योंकि बच्चों होता ही है कि यहाँ मोमेंटम कंजर्व रहना ज़रूरी है। लॉ है ना, लॉ है फिजिक्स का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, उसकी वायलेशन तो हो नहीं सकती।
अब हुआ क्या यहाँ पे, मोमेंटम कैसे कंजर्व रहा? हुआ बच्चों ये कि ये था फोटोन और ये आके किसी हैवी न्यूक्लियस से HN चलिए लिख देता हूँ, हैवी न्यूक्लियस से टकराया आके कि हमारे फोटोन, और जैसे कि अभी देखा हमने कि उसके नतीजे में फिर वो दो चीज़ें बनी, एक तो इलेक्ट्रॉन था और दूसरा पॉजिट्रॉन, और दोनों मुखालिफ साइडों पे चले गए टू कंजर्व मोमेंटम। अब यह मोमेंटम कैसे कंजर्व रहा, जैसे देखिए ज़रा, शुरू में गैमा रे इधर को आ रही थी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और हैवी न्यूक्लियस तो एट रेस्ट था। पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या हुआ, वही जो सारे का सारा गैमा रे का था, क्योंकि न्यूक्लियस तो एट रेस्ट था और वो था अलॉन्ग एक्स एक्सिस का टोटल मोमेंटम। अच्छा आफ्टर कोलिजन ये दोनों पैदा हो गए और ऑपोजिट साइडों पे गए, यहाँ जो जैसे दिखाया वाई एक्सिस को गए हैं। अच्छा इनकी तो मैस दोनों की सेम है और पैदा होकर सेम दोनों बराबर तौर पर बाहर को निकले हैं, तो ये सेम वेलोसिटी से भी गए होंगे, ऐसे ही लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से। तो दोनों का मोमेंटम सेम रहा होगा, ऊपर को जाने का इसका और नीचे को आने का इसका। ऑपोजिट है लेकिन बराबर मैग्नीट्यूड का है, तो नेट मोमेंटम जीरो हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी या मोमेंटम बराबर हो और ऑपोजिट हो तो नेट रिजल्टेंट जीरो हो गया। इसका मतलब है बिफोर कोलिजन भी पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस जीरो था, अब भी मिला के जीरो ही है। और लेकिन बिफोर कोलिजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो था, ये फोटोन इधर को आ रहा था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, टकराया था फिर बाद में हैवी न्यूक्लियस से। तो अब आफ्टर कोलिजन वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस फिर होना चाहिए, वो किधर गया? वो बच्चों हैवी न्यूक्लियस हल्का सा हिल जाता है, इतना हिलता है कि ना होने के बराबर, क्योंकि ये बहुत हैवी है, फोटोन के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा हैवी है, इतना हैवी है, इतनी मैस ज़्यादा है कि ये ना होने के बराबर हिला, बहरहाल थोड़ा सा हिला अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसके हिलने को, झटका खाने को, टक्कर की वजह से झटका खाने को हम रिकॉइलिंग ऑफ द न्यूक्लियस कहेंगे। रिकॉइल करना, झटका खाना न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का रिकॉइल करना इस वजह से है ताकि वो जो पहले था मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो अब भी टोटल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस कुछ ना कुछ हो। न्यूक्लियस उतने का उतना ही है, वही रहा, सिर्फ फोटोन ख़त्म हो गया और उसके दो ये बन गए, ये पेयर पैदा हो गया, यही पेयर प्रोडक्शन है। तो यहाँ मोमेंटम कंजर्व रहा। बिफोर कोलिजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस था, आफ्टर कोलिजन भी था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो हल्का सा जो झटका खाया न्यूक्लियस ने वही मोमेंटम हुआ आफ्टर कोलिजन। लेकिन बिफोर कोलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस नेट मोमेंटम जीरो था, तो यहाँ भी नेट मोमेंटम जीरो ही है। इसका मतलब मोमेंटम पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहा, कंजर्व रहा। बच्चों चार्ज भी कंजर्व रहा, कैसे? क्योंकि गैमा रे पर कोई चार्ज नहीं होता, फोटॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर तो चार्ज है, बराबर का है, उस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। तो बिफोर कोलिजन नेट चार्ज यहाँ पे जीरो था, मतलब न्यूक्लियस का तो जितना था उतना था ही, न्यूक्लियस का तो पॉजिटिव चार्ज होता ही है, मतलब सारे के सारे सिस्टम में टोटल चार्ज सिर्फ न्यूक्लियस का ही था बस, गैमा रे का तो कोई चार्ज नहीं था। अब आफ्टर कोलिजन न्यूक्लियस अब भी मौजूद है, आफ्टर कोलिजन ये सिस्टम है, न्यूक्लियस का तो चार्ज है जितना पहले था उतना ही है, लेकिन इन दोनों का मिला के अब भी जीरो ही है, क्योंकि बराबर का है और ऑपोजिट है, यानी यहाँ चार्ज भी कंजर्व रहा है, मोमेंटम भी कंजर्व रहा, और जैसे मैंने कहा एक लिहाज से कह सकते हैं एनर्जी भी कंजर्व रही और चार्ज भी कंजर्व रहा। तो यही बात अब यहाँ पर हो रही है। कहता है पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दी इलेक्ट्रिक विसिनिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुर्बो जवार जो है हैवी न्यूक्लियस का वहाँ पे होती है। द न्यूक्लियस टेक्स द रिकॉयल एनर्जी, वो रिकॉयल एनर्जी लेता है, झटका खाता है अलॉन्ग ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द फोटोन, जिधर को फोटोन शुरू में आ रहा था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उधर को झटका खाता है हैवी न्यूक्लियस टू कंजर्व द मोमेंटम, ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। और पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, हैवी न्यूक्लियस वगैरह किस्म की चीज़ होना ज़रूरी है, ये नहीं हो सकता कि खुद ब खुद गैमा रे डिवाइड हो जाए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में, वैक्यूम में नहीं हो सकता, कोई चीज़ होगी, कोई न्यूक्लियस होगा तो तभी होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ने टक्कर खा के रिकॉयल एनर्जी लेनी है और मोमेंटम कंजर्व रखना है, और ये प्रोसेस मोमेंटम कंजर्व ही होगा तो ही हो सकता है, वरना नहीं। कोई भी प्रोसेस फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक ही होगा, उसकी वायलेशन नहीं हो सकती। अच्छा ये तो था मोमेंटम की कंजर्वेशन, और आगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा है। कहता है चार्ज इज कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन, वो मैंने बता दिया कैसे, क्योंकि फोटोन है जीरो चार्ज एंड द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज ऑल्सो जीरो। ठीक हो गया जी। हमने अब तक डेफिनेशन कर दी पेयर प्रोडक्शन की और बताया कि ये हाई एनर्जी वाले जैसे कि गैमा रे फोटोन में होता है। क्यों होता है मैंने कहा उसकी कुछ मैथमेटिकल रीज़न अभी बात करते हैं, और मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात कर दी कि ये प्रोसेस ये भी कहलाता है, और पॉजिट्रॉन का तारफ भी कर दिया, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी का तो खैर कुछ तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं है, ना किया भी है इसने, बस बता दिया उसकी हेडिंग है, लेकिन बेसिकली चार्ज ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का तज़किरा किया है और वही आपने भी कर देना। और फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हो गई, और अब अगली हेडिंग है कंडीशन फॉर पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन की शर्त क्या है? वो जो कहा कि इनकमिंग फोटोन हैवी एनर्जी वाला ही होना चाहिए, और वो गैमा रे सबसे हाई एनर्जी वाले उस स्पेक्ट्रम में, जो पीछे कभी आपने देखा था गैमा रे सबसे हाई एनर्जी वाले थे। और यहाँ इस टॉपिक में आपको एक चीज़ और भी याद दिला दूँ, इस टॉपिक में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का दूसरा पार्ट था ये,
दी फोटोन वाला, ये भी कुछ याद कीजिएगा। कहा था कि गैमा रेडिएशन के हर फोटोन की एनर्जी अबाउट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि वो रेडियो वेव्स की अबाउट 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब गैमा रेज की तकरीबन कितनी? अबाउट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात हो चुकी है पीछे। अब ज़रा यहाँ आते हैं, तो पेयर प्रोडक्शन होगी तो उसकी लाजमी शर्त क्या है कि इनकमिंग फोटोन किस तरह का हो, उसकी कैसी एनर्जी हो। देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी अपनी कुछ एनर्जी है, रेस्ट मैस एनर्जी जिसको हम कहते हैं इस फार्मूले के मुताबिक E=mc², लेकिन रेस्ट मैस को m0 से ज़ाहिर करते हैं, m0, और इलेक्ट्रॉन की मैस में पता है 9.1 10⁻31 kg। पॉजिट्रॉन की भी उतनी ही है, बताया था अभी, मैस तो दोनों की बराबर है। जो चीज़ रेस्ट पे है, मादी चीज़ जो रेस्ट पे है, उसकी रेस्ट की हालत में ही उसके अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है कि अगर उसकी सारी की सारी मैस एनर्जी में अगर कन्वर्ट होनी हो तो रेस्ट मैस एनर्जी E0 कहते हैं m0c² होगी। m0 यहाँ इलेक्ट्रॉन की भी पॉजिट्रॉन की भी मैस है, c की वैल्यू हम जानते हैं, c स्पीड ऑफ लाइट है। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन की मैस या पॉजिट्रॉन की मैस, तो बच्चों आंसर निकलेगा, इसको आप चेक कर सकते हैं इजीली, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होती है। एक इलेक्ट्रॉन अगर वजूद रखता है, एक इलेक्ट्रॉन भी और एक पॉजिट्रॉन भी, क्योंकि दोनों की मैस सेम ही है, अगर जस्ट वजूद रखते हैं, पैदा हो गए हैं, तो उनमें इतनी एनर्जी भरी हुई है, इतनी एनर्जी रेस्ट की हालत में तो उनमें है। लेकिन अगर वो मूव भी कर रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा होगी। ये E0 है रेस्ट मैस एनर्जी, इतनी तो जस्ट रेस्ट की हालत में मौजूद हैं तो इतनी उनमें भरी हुई है, लेकिन मूव भी कर रहे हैं तो एडिशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी इनकी मोशन की, लेकिन कम से कम इतनी ज़रूर होती है एक इलेक्ट्रॉन जब मौजूद हो, वजूद रखता हो। और एक पॉजिट्रॉन की भी इतनी होगी क्योंकि उसकी भी मैस उतनी है जितनी एक इलेक्ट्रॉन की है। तो अगली बात फिर यही की है, कंडीशन फॉर पेयर प्रोडक्शन, कहता है रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, m0c², जिसकी ये वैल्यू निकाल के दी उसने, और रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन भी m0c² है, उसकी भी उतनी ही है वैल्यू। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन ने एग्जिस्ट करना है, मौजूद होना है, तो उनकी मिला के एनर्जी होगी 0.51 प्लस 0.51 यानी 2m0c², यानी 2 इंटू वही m0 की वैल्यू वो 9.1 10⁻31 इंटू c का स्क्वायर। जब इस सारे को सॉल्व किया तो इस 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डबल आएगा ज़ाहिर है, और वो बच्चों बनता है, ये सारा सॉल्व किया, पहले तो जॉल में आई और फिर उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाए, कैसे क्यों पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कभी। आंसर आया जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मतलब ये कि अगर इन दोनों ने मौजूद होना है, पैदा होके वजूद इनका होना है, तो इन दोनों की मिला के टोटल रेस्ट मैस एनर्जी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन मसला ये है कि यहाँ हमने जो अभी डिस्कस किया कि ये दोनों किधर से बने, एक फोटोन ख़त्म हुआ, एक फोटोन जो था उसने टक्कर मारी हैवी न्यूक्लियस को, तो वो फिर इन दोनों में डिवाइड हुआ है, एनर्जी फोटोन की दोनों की मैस बन गई है। अब इन दोनों को वजूद रखने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी लाजमी दरकार थी, इतनी एनर्जी होगी तो ये दोनों मौजूद हैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों पैदा कहाँ से हुए हैं, इस फोटोन में से पैदा हुए हैं, इस फोटोन में से। इसका मतलब है इनकमिंग फोटोन जो है उसकी कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो पेयर प्रोडक्शन होगी, इससे कम हुई तो नहीं हो सकती पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि इतनी कम से कम ज़रूर चाहिए इन दोनों को वजूद रखने के लिए। यही बात अब यहाँ हो रही है, मैं पढ़ता हूँ इसको। तो कहता है 10 चुनाचे द पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, पेयर प्रोडक्शन सिर्फ तब ही होती है इफ़ द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2m0c²। मैक्सिमम का लफ्ज़ ना भी है तो बस एनर्जी कह लीजिए। तो द पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इफ़ द एनर्जी ऑफ फोटोन इतनी हो, ग्रेटर दैन हो या कम से कम इतनी ज़रूर हो 2m0c² के। लेकिन अगर इंसिडेंट फोटोन की 2m0c² से यानी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कुछ ज़्यादा हुई तो वो जो इजाफी एनर्जी होगी वो फिर जो दोनों पैदा हुए हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और ये मूव करके ऑपोजिट साइडों को चले जाएंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, याद करें जैसी यहाँ थी। वो याद होगा आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में कि इनकमिंग फोटोन ने एक तो निकाला बाहर इलेक्ट्रॉन को और फिर उसको निकाल के चलाया भी, तो वो बाकी की एनर्जी जो थी वर्क फंक्शन से इजाफी एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी के मैक्स बन गई इलेक्ट्रॉनों की। कुछ ऐसी बात यहाँ भी अभी करने लगे हैं। तो कहता है कि इफ़ द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो इनकमिंग फोटोन था पेयर प्रोडक्शन के दौरान, इज़ ग्रेटर दैन 2m0c², तो फिर द सरप्लस एनर्जी, वो जितनी भी इजाफी होगी जो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी, विल बी कैरीड अवे बाय द पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा हुए हैं वो मूव भी करके ऑपोजिट चले जाएंगे। तो सो वी मे राइट, तो हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, गैमा रे फोटोन की एनर्जी पेयर प्रोडक्शन के दौरान, वो कहाँ काम आई, कहाँ यूज़ हुई पेयर प्रोडक्शन के दौरान, वो बराबर है जी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयर प्रोडक्शन
एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयर प्रोडक्शन का मतलब है 2m0c², यानी ये वाली 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो कम से कम वजूद रखने के लिए दोनों को चाहिए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को। तो इनकमिंग फोटोन की एनर्जी एक तो यहाँ इस्तेमाल हुई, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो पैदा होकर दोनों चले भी हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी। इसका मतलब है जो टोटल फोटोन की एनर्जी थी वो इन दो कामों में इस्तेमाल हुई, एक तो दोनों को पैदा करने में और दूसरा दोनों को बाद में चलाने में। यानी जो HF थी वही 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब इस सारी बहस एक बड़ा हम रिजल्ट, फिर अभी तक वो इसने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी बात जो की थी ये बच्चों, जो अभी अभी पीछे हमने बात की थी वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एंड वाला जो पॉइंट है, उसके बाद ये वाला कि एक गैमा रेडिएशन का जो एक फोटोन होता है उसकी तकरीबन इतनी होती है, अबाउट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी जो इतनी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लगभग का होता है वो गैमा रे फोटोन होता है। और हमें पेयर प्रोडक्शन के लिए अब समझ आ गई है कि कम से कम कितनी एनर्जी वाला इंसिडेंट फोटोन चाहिए, कम से कम इतनी वाला, और ये 1.02 यानी नियरली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो होती है फोटोन, गैमा रेज के फोटोन की। यही वजह है कि पेयर प्रोडक्शन सिर्फ गैमा रेज ही कर सकती हैं, सिर्फ गैमा रे फोटोन ही पेयर प्रोडक्शन कर सकेंगे और कोई फोटोन नहीं पेयर प्रोडक्शन कर सकते। तो ये एक बड़ा हम रिजल्ट यहाँ से पता चला। अगला भी टॉपिक तो है, छोटा सा ही है, थोड़ा सा टाइम और लगा के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चंद ये बातें कुछ थोड़ी बहुत डिटेल भी बतानी है। तो आज का लेक्चर काफ़ी है जी, यहाँ ख़त्म करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।